Hello, dear students. Good morning. This is Mr. Dheeraj Yadav, your mentor of English. And in today's session, I am going to deal topic verbs. Okay? आज की इस टॉपिक में हमें पढ़ना है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्ब्स, यानी कि जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उन सारे ही क्वेश्चंस में वर्ब पे बेस्ड एरर होगा. ओके? और डायरेक्शन दिया गया है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी. इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ई. अगर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? ई होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे स्क्रीन पे रॉक कर रहा है. लिखा है यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी. पार्ट नंबर ए में, पार्ट नंबर बी में एरर है, और वो एरर यह है कि किसी भी मॉडल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. और यहाँ पे होल्ड क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा. और इस होल्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्ड होता है. इसलिए हेल्ड ना होके क्या होगा? यहाँ पे हमें होल्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो होल्ड इसका क्या होगा? करेक्शन होगा. आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ही इज़ वेरी ड्रंक सो ही कैनॉट टेल यू इवन हिज नेम. इस स्टेटमेंट में कोई पर्टिकुलर एरर नहीं है, इसलिए इसको क्या हम करेंगे? पार्ट नंबर ई को मार्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज़ एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स. ओके, इस स्टेटमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि पार्ट नंबर बी में हैज़ दिया है, फिर एंड लगा के क्या दिया है? विल दिया है. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी एक ही मेन वर्ब के लिए दो हेल्पिंग वर्ब को किसी कंजंक्शन एंड से जोड़ा जाए, यहाँ पे भी कोई कंजंक्शन होगा, वहाँ उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, और यहाँ पे कोई क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा. तो यदि इसी एक ही मेन वर्ब के लिए दो हेल्पिंग वर्ब को किसी कंजंक्शन एंड से जोड़ा जाए तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब का फॉर्म सुटेबल होना चाहिए. यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हमें वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद तो ये मेन वर्ब आ ही रहा है. जैसे ई विल के बाद ये फेस दिया है, और यहाँ पे हैज़ के बाद फेस ही नहीं दिया, तो फेस्ड यहाँ पे हैज़ के बाद क्या लिखेंगे? हम फेस्ड लिखेंगे. और हमारा सेंटेंस का करेक्शन होगा द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज़ फेस्ड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स. ओके, आई होप कि आपको बात ही क्लियर हो गई होंगी. तो यहाँ पे भी इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इस मेन वर्ब का फॉर्म यहाँ पे सूटेबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट. ओके, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एरर यहाँ पे है पार्ट नंबर ए में. क्यों? क्योंकि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है नेगेटिव वर्ड से, किससे? नेगेटिव वर्ड, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है. इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा. नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड. ओके, तो इसलिए ये हैव यहाँ से उठ के कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. ओके, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि ये मॉडल, ये मस्ट क्या है? एक मॉडल है, और किसी भी मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आता है. वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आता है. ओके, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट दिया है तो रॉन्ग हो गया, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या हुआ? एरर हुआ. अब इस थॉट को आप थिंक में चेंज करेंगे. किस में चेंज करेंगे? थिंक में, ताकि ये सेंटेंस क्या हो जाए? ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6 है डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. ओके, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करना होता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना होता है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डूअबली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है। तो यहाँ पे आपने एक बार डू यूज़ कर लिया तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डाउटेड ना होके क्या होगा, डाउट होगा। यहाँ पे डाउटेड ना होके क्या होगा, डाउट होगा। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, we would all also like to help you if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society. ओके यहाँ पे वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू, हम आपको मदद भी करना चाहेंगे यदि आप इंटेंड करते हैं। इफ़ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। लिखा गया, द अनरिजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। इस स्टेटमेंट में लिखा गया वॉज थॉरली अपसेट। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते, ओके, क्योंकि ऑफ हिज डॉटर का ये जो पोजीशन है ना, अनरिजनेबल बिहेवियर, यही अनरिजनेबल बिहेवियर इस मिस्टर गुप्ता को क्या कर रहा है, अपसेट कर रहा है। तो अपसेट का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वाज को काट के हम क्या लिखेंगे कि द अनरिजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। और अपसेट का अपसेटेड नहीं होता, अपसेट ही होगा, ओके। इसलिए पार्ट नंबर ना सी में क्या था, एरर था, यहाँ पे वॉज नहीं होगा। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन पूछा गया है BSRB में पटना 1988 में, ओके। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा गया, रज्जन अबाइडेड बाई ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। ओके, रज्जन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने अवॉइडेड यूज़ किया, अवॉइडेड के साथ प्रपोजिशन बाय ही आता है। उसके बाद लिखा गया ऑल द रूल्स, ऑल के बाद ही डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो नाउन प्लूरल होगा, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला ये रूल्स इंसिडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, और ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने वर यूज़ किया है। हालांकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई तो आगे भी पास्ट ही है, तो यहाँ तक करेक्ट है। अब ये पैसिव वॉइस में लिखा गया कि सभी रूल्स को एक्सप्लेन किया गया था, और एक्सप्लेन अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। उसके बाद प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, हिम हुआ है बिफोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम से पहले, तो इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, नो एरर हो जाएगा इसका आंसर। और ये प्रश्न पूछा गया है SBI PO एग्ज़ाम 1989 में, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम सभी के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम तब भी बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, नहीं व्हाट वी शुड हैव डन, कि हमें क्या करना चाहिए था व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग, जब हमने बच्चों को चिल्लाते हुए सुना। तो यहाँ पे पार्ट नंबर बी में आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी शुड हैव डन। तो शुड डू को किस में चेंज करेंगे, व्हाट वी शुड हैव डन होना चाहिए इसका करेक्शन, ओके। ये इसका करेक्शन होगा, पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन पूछा गया है BSRB में भोपाल 1988 में। नेक्स्ट, लिखा गया है, बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact। अब आपको मैं बता दूं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कॉमा के बाद आने वाला ये नेक्स्ट क्लॉज का ये जो सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट इस बीइंग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का काम करेगा। तो पता लगेगा कि ही बीइंग वेरी ऑफन इल, वह बहुत प्राय और आम अब्सेंट होने की वजह से he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में क्या है, नो एरर है। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन को पूछा गया है SBI PO एग्जाम में, ओके, 1989 में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बीइंग अ रेनी डे बीजे डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। ओके, आप सभी को पता होगा कि इस बीइंग के पहले कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का के लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बीजे नाम का वर्ड इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का वर्क करेगा। तो पता लगेगा कि बीजे बीइंग अ रेनी डे, क्या कोई व्यक्ति रेनी डे हो सकता है? नहीं ना। इसलिए इस स्टेटमेंट में आपको बीइंग के पहले एक तो इट लगाना पड़ेगा इस वेदर के लिए। ओके, इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। ओके, इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या था? एरर था। नेक्स्ट, और ये एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम में पूछा गया है? तो ये पूछा गया एस बी आई पी यूज़ एग्ज़ाम में 1989 में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा गया स्कूल ऑफर्स many opportunities of meeting helpful people, reading useful books and obtain information about a variety of public careers। अब आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्न को पूछा गया है एस बी आई पी यूज़ एग्ज़ाम 1989 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख पा रहे हो कि स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज़, किस चीज़ का? मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स, उसके बाद ऑब्टेन ना होके क्या होगा? ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ पब्लिक करियर्स। तो ये ऑब्टेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें इस प्रेपोजिशन के बाद ना जितनी भी क्रियाएं आएंगी वो जिरंड फॉर्म में होंगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में होंगी, उनको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। तो ऑब्टेन ना होके क्या होगा? ऑब्टेनिंग होगा। क्या होगा? ऑब्टेनिंग होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट, प्रश्न है, दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड रैदर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल। ओके, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा और इसका करेक्शन क्या होगा? कम होगा। इसका करेक्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि कम वर्ड जो कम वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म कम होता है, थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। इसलिए यहाँ पे केम की जगह पे आपको यूज़ करना पड़ेगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो कि है कम। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पूछा गया बी एस आर बी पी यू एग्ज़ाम में भोपाल 1989 में। ओके, और ये प्रश्न संख्या है 15। लिखा गया ही कंप्लेंट टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी अब यहाँ पे लिफ्टेड ना होके क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, कि दैट ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, और उसको बिना पैसों के छोड़ दिया गया, यानी कि उसके पैसे ले लिए गए थे, उसके ब्रीफ केस को चोरी कर लिया गया और उसके पैसे को ले लिए गए थे। तो लिफ्टेड की जगह पे क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एफ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। ओके, एक इडियम होता है मेक अ मिस्टेक। क्या होता है? मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। ओके, ना कि डू मिस्टेक। तो इसलिए यहाँ पे डन ना होके क्या होगा? मेड हो जाएगा, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, क्योंकि मेड अ मिस्टेक होता है कि डिमेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे डन की जगह पे आपको डन काट के क्या करना पड़ेगा? आपको ना मेड यूज़ करना पड़ेगा, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन, आई होप द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस ऑल द नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म। ओके, प्रेजेंट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, आगे भी प्रेजेंट ही रहेगा। ये आई होप द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस, जब तक कि सभी नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जाते टू सप्रेस द टेररिज्म, इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा गया टेकिंग टी ही वेंट टू ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क।
अगर कोई व्यक्ति चाय पीते हुए ही ऑफिस चला जाए तब तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी, ओके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इस प्रश्न इस जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है इसका अर्थ है कि चाय पीते हुए वह ऑफिस गया। चूंकि चाय पीते हुए वो ऑफिस नहीं गया, चाय पीने के बाद वो ऑफिस गया, ओके। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पे टेकिंग काट के क्या करोगे आप टेकिंग टी को काट के आप लिखोगे आफ्टर 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 टेकिंग टी, कि चाय लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग टी, या हैविंग टेकन टी, या हैविंग हैविंग टेकन टी, हैविंग हैविंग टेकन टी, ही वेंट टू द ऑफिस। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम बोले कि आफ्टर टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस, या हैविंग टेकन टी ही वेंट टू द ऑफिस। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है, ओनली वन डिस्पाइट हैज़ बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू द बोथ पार्टीज टू सेटल, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये वन डिस्पाइट क्या है, ये वन डिस्पाइट हैज़ बीन सेटल्ड एंड अदर्स आर लेफ्ट, एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट। अदर्स आर लेफ्ट बोलोगे या अदर्स हैव बीन लेफ्ट हो जाएगा, कि दूसरों को, अन्यों को छोड़ा गया है दोनों पार्टीज के लिए कि वो सेटल करें, ओके। इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है, ओके। और इसका करेक्शन क्या होगा, अदर्स के बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे या आर का यूज़ करेंगे, उसके बाद सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन है, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। अब इस स्टेटमेंट में बताया गया कि विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, बिना प्रॉपर केयर किए हुए डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं बचा सकते थे। अगर डॉक्टर डूअर ऑफ एक्शन है तो इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, ना कि पैसिव वॉइस में। इसलिए यहाँ पे बिन क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पे डॉक्टर ही इस पेशेंट को बचाने का काम कर रहा है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड दिस पेशेंट, और यहाँ पे बिन को काट देंगे। इसलिए पार्ट नंबर बी में था एरर। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन है, गोइंग टूवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर। यहाँ पे गोइंग टूवर्ड्स देम नहीं, वाइल वाइल सी वॉज गोइंग, या आपको बोलना पड़ेगा वाइल आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ, विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर, कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। तो यहाँ पे गोइंग के पहले आपको सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा, ओके। क्या देना पड़ेगा, समबडी। अगर यहाँ पे गोइंग के लिए हम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ना दें तो पता लगेगा कि ये कॉमा के बाद आने वाला ये जो नेक्स्ट क्लॉज है ना, यही समबडी इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का वर्क करेगा, जो कि सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कि somebody was going towards them with some cups of tea in the tray and knocked at the door, नहीं ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि while I was going, क्या, while I was going, या while she was going, while I was going, while they were going, इस तरीके से बोलना पड़ेगा, तो जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। ये पार्ट नंबर ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, Shall you like to accompany us in the picnic which we are going to arrange today? Shall you like to accompany us? Shall की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, would यूज़ करोगे। would like to, would like to का प्रयोग करते हैं किस चीज़ को बताने के लिए, विश को बताने के लिए। किस चीज़ को बताने के लिए डियर स्टूडेंट्स, विश को बताने के लिए। तो बाबूजी विश को बताने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, वुड लाइक टू। तो इसलिए यहाँ पे सेल क्या है, रॉन्ग है। पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न्ड दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे
अब ये दोनों सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो का पेयरिंग हमेशा ही सेम पार्ट ऑफ स्पीच से किया जाता है। किससे? सेम पार्ट ऑफ स्पीच से किया जाता है। अगर नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के बाद अगर पैसिव वॉइस आ रहा है तो आगे भी बट आल्सो के बाद पैसिव वॉइस ही आएगा। और ये थिंग्स टेकन नहीं, थिंग्स वर, यहाँ पे क्या लगाओगे आप? थिंग्स वर टेकन अवे। ओके, तो सेंटेंस का करेक्शन होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स वर, क्या? द थिंग्स वर टेकन अवे। इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था? एरर था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर मी। कंपेल्ड के बाद टू ही आता है और टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसी भी इन्फिनिटी के बाद, और इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, वंस वी वर dwelt by the by the seaside but now we have settled ourselves in Mumbai। इस स्टेटमेंट में ये dwelt, ये वर्ब थर्ड फॉर्म है और इसको लिखा गया है पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। हालांकि हमें सी के द्वारा थोड़ी ना ड्वेल निवास कराया जाएगा, नहीं, हम सी के पास में इर्द गिर्द में निवास करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब काटेंगे तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। पार्ट नंबर ए में एरर है, यानी कि इसका करेक्शन क्या होगा? वंस वी ड्वेल्ट बाय सी साइड, उस समुद्र के पास, बट नाउ, लेकिन अब, वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद को सेटल कर लिया है मुंबई में। इसलिए यहाँ पे वर्ब को काटेंगे तो जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज़ लेन टू मी। हैज़ लेन टू मी एक ऐसा मुझे वास्तविक में बहुत ही दुख महसूस फील हो रहा है ये जान के कि आपके जैसे रीजनेबल आदमी, इतना अच्छा आदमी ना मुझसे झूठ बोला है। तो लाई एक आपने वर्ड सुना होगा, LIE, लाई। जब लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लाइड होगा। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा जी? लाइड होगा मेरे बाबूजी। ओके, अगर हम लाई, LIE, लाई का जब हम अर्थ लगाते हैं लेटना, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ले होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? लेन होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? लेन होगा। लेकिन यही ले, LAY, ले का जब अर्थ होता है तीन, क्षितिजीय रखना किसी चीज़ को, हॉरिजेंटली किसी चीज़ को रखना, या तो किसी चीज़ को निछावर करना, या तो किसी चीज़ को, जब मुर्गियाँ अंडा देती हैं तो वहाँ पे भी आता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? लेड होगा। तो ये 1, 2 और 3, यहाँ से हमने तीन कॉन्सेप्ट्स को सीखा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे एरर लैंड ना होके क्या होगा? लाइड होगा। क्या होगा? लाइड होगा। इसलिए पार्ट नंबर डी में था एरर। ओके, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, द बॉय वॉज ट्रेम्बलिंग विद एंगर वेन सी ड्राउंड ऑल हीज बुक्स एंड आर्टिकल्स। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे लिखा गया है ड्राउन। ओके, और ड्राउन शब्द का प्रयोग हमेशा ही लिविंग पर्सन के लिए किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति या जानवर को पानी के अंदर तब तक डुबोए रखते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो वहाँ पे हम ड्राउन वर्ड का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ड्राउन वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? सिंक यूज़ करना पड़ता है। सिंक का अर्थ होता है डुबोना, और वो भी नॉन लिविंग थिंग को, ऑब्जेक्ट्स को, आर्टिकल्स को। ओके, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सैंक होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? संक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे ड्राउन ना आके क्या होगा? सैंक आएगा। क्या आएगा? सैंक आएगा। ओके, सैंक आएगा, और इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ही डज नथिंग बट टू फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लव एट देम। ओके, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको इसके पीछे थियरी बता दूं। थियरी ये कहता है कि जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद आपको देखने को मिले क्या? डू, डज और डिड प्लस नथिंग। ओके, या यहाँ पे आ सकता है क्या? एवरीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, या
एवरीथिंग, नथिंग या एनीथिंग। ओके, उसके बाद आपको दिखता है क्या, बट। तो बट के बाद आपको क्या यूज़ करना है, डायरेक्ट इन्फिनिटी का यूज़ करना है, यानी कि केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, और ऐसा तभी होता है जब यहाँ इन तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब हो। ओके, तो वहाँ पे बट के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस स्टेटमेंट में लिखा गया ही डज नथिंग बट, यहाँ पे टू क्या है, रॉन्ग है, टू को काटेंगे पार्ट नंबर बी में एरर है, यानी ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लव एट देम। ओके, यहाँ पे नथिंग की जगह पे एवरीथिंग भी हो सकता है, या एवरीथिंग की जगह पे एनीथिंग भी हो सकता है, और बट के बाद डायरेक्ट इन्फिनिटी यानी कि केवल वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि एक एक बातें क्लियर हो रही होंगी आप सभी को। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आपको दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद आपको दिया है चॉइस, क्या, चॉइस, ऑप्शन, ओके, या अल्टरनेटिव आपको दिया है, क्या, अल्टर अल्टरनेटिव। ओके, उसके बाद आपके सामने बट दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, और यहाँ पे इस वर्ब की जगह पे डू, डज और डिड नाम का वर्ड नहीं होगा। ओके, ये वर्ड्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि आपने अनदर कंसेप्ट भी सीख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पर मेन मुद्दा यह है समझने वाला कि जब कभी भी ब्रॉडकास्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट, क्या होगा, टेलीकास्ट, क्या होगा, टेलीकास्ट, एक रहा ये ब्रॉडकास्ट, ये रहा एक ब्रॉडकास्ट, दूसरा रहा टेलीकास्ट। ओके, आपके सामने हो जाएगा कास्ट। ओके, आपके सामने आ जाएगा पुट। ओके, इस तरीके की जितनी भी वर्ब्स हैं इनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही एक ही फॉर्म में होता है, जैसे ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ओके, फोरकास्ट, ओके, कास्ट, पुट, कट, पुट, इस तरीके के सेड, तो इनका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों एक ही रूप में होता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि टेलीकास्ट का सर टेलीकास्टेड भी तो होता है, ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्टेड भी तो होता है, या डेफिनेटली होता है, निश्चित ही होता है, निश्चित तौर पे होता है, लेकिन उसका यूज एडजेक्टिव के तौर पे होता है। आई होप मेरे बाबूजी आप सभी को समझ आ रहा होगा एक एक कंसेप्ट। ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड ना होके क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो बाबूजी पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया 30 नंबर क्वेश्चन, द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज विद इन 6 आवर्स एंड देयर बाई शोड देयर इफिशियंसी। ओके, इस स्टेटमेंट में मैं इस पहले एरर मार्क कर लेता हूँ, पार्ट नंबर ए में एरर है, और एरर यह है कि आपके सामने दो तरीके के वर्ड दिखते हैं, एक तो फॉल जिसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल, थर्ड फॉर्म होता है क्या, फॉलन। ओके, और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, और ये फ्री फॉल होता है, जब कोई चीज़ें ऊपर अपने आप से गिरती है तो उसको बोलते हैं फॉल, गिरना। लेकिन जब ये फेल नाम का वर्ड आता है, ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फेल्ड, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, फेल्ड ही होगा, जिसका अर्थ होता है गिराना। तो मजदूर पेड़ों को गिराए, न कि पेड़ खुद से गिरा, तो इसलिए यहाँ पे फेल्ड की जगह पे क्या, फेल की जगह पे क्या होगा, फेल्ड होगा, इसीलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस। ओके, मेन प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में ओवरफ्लोन से, पार्ट नंबर बी में एरर है। क्यों, क्योंकि ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नाम का वर्ड का सेकेंड फॉर्म ओवरफ्लोड होता है, क्या होगा, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ओवरफ्लोड होगा, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ओवरफ्लोड होगा। तो एन का यूज़ नहीं करते, ईडी का यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे फ्लोन ना होके क्या होगा, ईडी होगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा।
तो पार्ट नंबर ए में एरर था। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, 32 नंबर प्रश्न है, वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बिकॉज शी हैड कम टू मैरिजेबल एज। आपको हमने उनसे एडवाइस किया, हमने उसे सलाह दिया कि वो अपनी बेटी से शादी कर ले, नहीं ना, अपनी बेटी की शादी करवा दे। तो करवाने के लिए हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, और कॉजेटिव वर्ब में यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी एडवाइज्ड हिम टू गेट his daughter to get his daughter married। क्या, मैरिड, टू गेट हिज डॉटर मैरिड। तो ये इसका करेक्शन हो जाएगा, क्या होगा, इसका करेक्शन होगा, पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि हैंग, HANG, हैंग ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है जिसका दो अर्थ निकलता है, एक तो फांसी देना और दूसरा किसी चीज़ को लटकाना। तो जब कभी भी हैंग का अर्थ होता है फांसी देना, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा। ओके, लेकिन जब हैंग वर्ड का यूज किसी चीज़ को लटकाने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हंग और हंग। क्या बोलेंगे, हंग और हंग। ओके, तो ये सेकेंड फॉर्म भी है और ये थर्ड फॉर्म भी है। ओके, तो आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को कि क्या ही डिफरेंस है हंग में। इसीलिए आपको पता लग गया होगा कि क्रिमिनल को फांसी देने की बात करी जा रही है, तो हंग ना होके क्या होगा, हैंग्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा। अब जाके ये क्या हुआ, करेक्ट हो गया, इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट ओके डियर स्टूडेंट्स, 34 नंबर क्वेश्चन है, ही सीटेड इन दिस एग्जामिनेशन थ्राइस बट ही ऑलवेज फेल्ड बिकॉज ही नेवर टुक इट सीरियसली। यहाँ पे ये सीटेड नाम का ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में, सीटेड नहीं होता, ही सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सेड। और तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप सेट करोगे, ही सेट इन दिस एग्जामिनेशन थ्राइस, 3 बार, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, ओनिंग टू हिज इल हेल्थ ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन विच मीन्स ही विल हैव टू लूज 1 ईयर। ओके, जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टेक द एग्ज़ाम। क्या बोलेंगे, टेक द एग्ज़ाम, टेक द एग्ज़ाम। लेकिन जब टीचर स्टूडेंट को एग्ज़ाम देता है तो हम बोलते हैं कि गिव द एग्ज़ाम, गिव द एग्ज़ाम। ओके, जो इनविजिलेटर होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में इनविजिलेटर होता है, वो हमें एग्ज़ाम देता है, तो ही गिव्स अस द एग्ज़ाम एंड वी टेक द एग्ज़ाम। जब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पे टेक द एग्ज़ाम होगा, लेकिन जब टीचर एग्ज़ाम देगा तो क्या होगा, गिव द एग्ज़ाम होगा। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही विल नॉट बी एबल टू गिव ना होके क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू टेक दिस एग्जामिनेशन। ओके, इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर कंट्री। ओके, लेट नाम का ये वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है। लेट प्लस क्या हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे टू ग्रो लिखा है, तो टू ग्रो तो सर हो नहीं सकता, टू ग्रो तो होने से रहा, इसलिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे टू को काट देंगे और केवल ग्रो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, केवल ग्रो यूज़ करेंगे, तो जाके सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, द इमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन दिस यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। ये इमिनेंट ये सब्जेक्ट है, इमिनेंट जर्नलिस्ट एक सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म है यूज़ किया गया, और जर्नलिस्ट सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसीलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आया, और इमिनेंट जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग हिजी आएगा क्योंकि वो मेल है। उसके बाद बात किया गया हेल्पलेसनेस, यहाँ पे ये नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव,
फिर प्रपोजिशन आया, प्रपोजिशन के बाद जिरंड आता है तो आया ही है। उसके बाद क्या मेकिंग करने में, तो सेमिनार को, जो कि विच वॉज टू बी हेल्ड, जो कि हेल्ड किया जाना था कहाँ पर, तो इन द यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में। इसलिए इस स्टेटमेंट में क्या है, नो एरर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस दे माइट हैज आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस दिस सोशल डेकोरम। ओके, दे माइट हैज़, मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही कि किसी भी मॉडल के बाद, किसी भी मॉडल के बाद आपको क्या यूज़ करना होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। क्या, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पे ये माइट के बाद हैज़ ना होके क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा। यहाँ पे ये हैज़ क्या है, रॉन्ग है, करेक्शन क्या होगा, हैव। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, द ऑडियंस still flock to his concerts to hear him to sing as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. Okay, लिखा गया है, the audience still flock to his concerts to hear him। टू हियर हिम के बाद क्या आएगा, टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, या तो आप केवल वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, या तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करोगे। किसके बाद, हियर के बाद, हियर, सी या वॉच, इन तीनों ही वर्ड्स के बाद आपको या तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, या तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे ना टू नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। नेक्स्ट, और इन दोनों में अंतर होता है कब वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आएगा और कब वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को हम पढ़ेंगे जब मैं थियरी की क्लास में पढ़ाऊँगा। ओके, नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट्स टू हियर हिम सिंगिंग या सिंग एज दे परसीव अ सेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिक्वेंसी इन हिज म्यूजिक दैट इज हार्ड टू कम बाय टुडे। कम बाय का अर्थ होता है टू गेट, प्राप्त करना, एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे बाई योर टिकट्स एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर द न्यू दिल्ली। ओके, इस स्टेटमेंट में आपने क्या यूज़ किया, हैविंग, एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हैविंग हैड रीच्ड हमें पैसिव नहीं देना सेंस, हमें तो एक्टिव वॉइस का सेंस देना है ना, इसलिए यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैविंग रीच्ड, यहाँ पे हैड नहीं आएगा। पार्ट नंबर ए में था एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, सी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड हिड इट इन हर रिसेंटली गॉट सारी सो आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट द स्टोलन थिंग अनलेस और अनटिल आई चेक द रूम। ओके, इस स्टेटमेंट में एरर है गॉट में। किसमें, गॉट में। क्यों एरर है सर, तो एरर इसलिए स्टूडेंट्स कि जब कभी भी आप बात करते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे कि मैंने बताया था ब्रॉडकास्ट, उसके अलावा टेलीकास्ट, उसके अलावा फोरकास्ट, उसके अलावा कास्ट। ओके, तो इन वर्ब का प्रयोग इनके दो थर्ड फॉर्म होते हैं, इनके दो थर्ड फॉर्म्स होते हैं। ओके, पहला जैसे कि गॉट, क्या है, गॉट। अब गॉट ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, यहाँ पे अब आपने क्या लिखा, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, एक यहाँ पे एरो किया और एक यहाँ पे जैसे गॉट लिखा, तो ये भी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है, और ये गॉटन भी क्या है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है। तो सर किसका यूज़ करें एज अ वर्ब के तौर पे, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ये गॉट एज अ वर्ब का थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज़ होता है, और ये गॉट एंड एडजेक्टिव के तौर पे होता है। ये दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल इनको कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे आता है और ये वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के तौर पे आता है। ओके, इसलिए आप ना किसको, यहाँ पे सारी क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गॉट को किस में चेंज करना पड़ेगा, गॉटन में, तब जाके क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी कि सी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड हीड इट इन हर रिसेंटली गॉटन सारी सो आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट द
stolen thing until or unless I check the room. इसलिए dear students, पार्ट नंबर सी में है एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बीट मी एंड दैट वॉज द रीजन वाई आई वॉज इन अ हरी. इन अ हरी एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे ए का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है. ओके यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और आप देख पा रहे होगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है. अगर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है तो ये कॉमा के बाद आने वाला जो ये नेक्स्ट क्लास का ये स्नेक सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट यहाँ पे इसका वॉकिंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनेगा. अगर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस स्नेक बनेगा तो सेंटेंस की मीनिंग ही बिगड़ जाएगी. इसका अर्थ ये निकलेगा कि वाइल अ स्नेक वाज वॉकिंग इन द फील्ड, जबकि एक स्नेक खेत में टहल रहा था रात को और स्नेक ने मुझे काट लिया. भाई स्नेक थोड़ी ना टहल रहा था, मैं टहलने का काम ये मी कर रहा था ना, ये मी कर रहा था ना. तो इसीलिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये स्नेक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का वर्क करेगा जो कि सेंटेंस की मीनिंग को बिगाड़ देगा. और इसीलिए यहाँ पे मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल या अनरिलेटेड पार्टिसिपल या डैगलिंग पार्टिसिपल. डैगलिंग पार्टिसिपल ये नाम आप एसपी बख्शी के बुक में देख सकते हैं बाखूबी. ओके इसलिए यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बीट मी एंड दैट वॉज द रीज़न आई वॉज इन अ हरी. ओके इसलिए यहाँ पे बोलोगे कि इसीलिए डियर स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना पड़ेगा कि वाइल आई वॉज वॉकिंग, क्या वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड. ओके इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट व्हेन देयर erupts communal riots in the town. ओके लिखा गया है इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक. यहाँ पे दो इन्फिनिटी के बीच तुलना हो रहा है ना, टू स्टे एंड टू वॉक, इसलिए यहाँ पे टू लगेगा. इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा और यहाँ पे भी टू लगेगा. यहाँ तक कोई एरर नहीं है, वॉक इन द स्ट्रीट. ओके अब लिखा गया व्हेन देयर इरप्ट्स अ कम्युनल राइट इन द टाउन, इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है, नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, ही वर्क्स हार्ड दैट ही शुड प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव. ओके जब कभी भी आप देखते होंगे क्या, दैट या सो दैट, दैट या सो दैट, तो मैं इसके पीछे थियरी को एक्सप्लेन कर दूं. यदि प्रिंसिपल क्लज प्रेजेंट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेटिंग क्लज का आरंभ दैट या सो दैट से हो, तो सबऑर्डिनेट क्लज में पर्पज के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं. किसका, तो यहाँ पे सूट की जगह पे क्या होगा, मे का प्रयोग करेंगे. ओके नेक्स्ट इसीलिए पार्ट नंबर क्या था, बी में एरर था. ओके इसके पीछे का कारण मैं फिर से बता दूं आप सभी को कि यदि प्रिंसिपल क्लज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लज का प्रारंभ दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट से हो, तो पर्पस की भाव को व्यक्त करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लज में मे का प्रयोग करते हैं. ओके और मेक की जगह पे माइट का यूज तब करने लगते हैं जब प्रिंसिपल क्लज प्रेजेंट टेंस में ना हो के पास्ट टेंस में होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, लिखा हुआ इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग योर प्रोमिसेस योर फ्रेंड्स विल फॉरगिव यू, बी श्योर. आपको पता होगा कि हैविंग यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लेता है. हैविंग के बाद आप क्या यूज़ करोगे, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हैविंग के बाद ये फेल ना होकर क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा, हैविंग फेल्ड इन कीपिंग योर प्रोमिसेस. ओके इसलिए पार्ट नंबर ना बी में एरर था. नेक्स्ट
लिखा गया है 46 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल ही नोटिस्ड somebody had stolen his purse. ओके, व्हेन ही केम आउट ऑफ द हॉल, ऑफ द सिनेमा हॉल, जब वो सिनेमा हॉल से बाहर आया तो उसने नोटिस किया कि उसके पर्स को किसी ने चुरा लिया है। देन somebody had stolen his purse, तो इस स्टेटमेंट में नो एरर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं एरर है? क्योंकि वह पहले तो वो बाहर आया, फिर नोटिस किया कि उसके पर्स को चुरा लिया गया था। अब पर्स चुराने का एक्शन पहले हुआ ना, उसके बाद वो बाहर आया, उसके बाद उसने देखा, तो ये फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है, तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ये फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है, ये फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है, और ये एक्शन क्या है? सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन है, यानी सब्सिक्वेंट एक्शन है। इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, he will propose to his friends that they will join this company which may provide them with promising careers. Okay, they will propose to his friend, he will propose to his friends। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि सब्जेक्ट प्लस से, सजेस्ट और प्रपोज, प्रपोज के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, और आने वाले ऑब्जेक्ट से पहले, आने वाले ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्रेपोजिशन टू का यूज़ करना पड़ेगा। और कौन कौन वर्ब्स के बाद? तो से, सजेस्ट और प्रपोज के बाद। तो यहाँ पे इस चीज़ों को फॉलो किया गया है। ओके, इन सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है। तो प्रपोज के साथ ना दैट के बाद यहाँ पे विल ना आके क्या आएगा? शुड आएगा। क्या आएगा? शुड आएगा। प्रपोज सजेस्ट के लिए क्या आता है? शुड आता है। सजेशन के लिए क्या आएगा? शुड आएगा। तो इसलिए विल की जगह पे क्या होगा? शुड होगा। यानी सब्जेक्ट, ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट ही शुड ज्वाइन दिस कंपनी विच में प्रोवाइड देम विद प्रॉमिसिंग करियर्स। ओके, क्यों? क्योंकि आपको नरेशन में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस ये जो मैं वर्ब बताया वो होगा, उसके बाद टू होगा, टू के बाद ना आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। से, सजेस्ट और प्रपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, जज एवरीथिंग in the light of what the pleaders of both parties had said, the judge came to the conclusion that the case was false। यहाँ पे जज नहीं है, जज प्लस जज एवरीथिंग, इसका अर्थ है कि हर चीज़ को जज करो। हम आदेश नहीं दे रहे हैं, हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम कमांड नहीं कर रहे हैं। हमें तो ये बताना है ना कि हैविंग जज्ड एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स ऑफ बोथ पार्टीज हैड सेड, मतलब कि मतलब हर चीज़ को जज करने के बाद, या आफ्टर जजिंग एवरीथिंग, या तो आपके पास दो तरीके हैं बोलने का, आफ्टर जजिंग एवरीथिंग या हैविंग जज्ड एवरीथिंग। ओके, दो तरीके से आप इसको लिख पाओगे, सेंटेंस का मीनिंग दे पाओगे। आफ्टर जजिंग, क्या? आफ्टर जजिंग, आफ्टर जजिंग एवरीथिंग, या हैविंग जज्ड, क्या? हैविंग जज्ड, जज्ड एवरीथिंग। ओके, अब जाके ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन सी इंटर्ड द रूम सी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूव स्लोली। उसने क्या पाया? उसने क्या पाया? फाउंड के बाद ना ये क्या है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। चाइल्ड को किस तरीके से, किस रूप में पाया? स्लीपिंग पीसफुली, और फैन को स्लोली मूव करते हुए पाया। तो मूविंग, मूव ना होके क्या होगा? मूविंग होगा। क्या होगा? मूविंग होगा। नेक्स्ट, ये मूव क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल सेट द फादर टू हिज सन हु वॉज टेकिंग हिज MA एग्जामिनेशन दैट ईयर। लिखा गया वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत कर लो, लेस्ट यू शुड फेल, अदरवाइज तुम ना फेल हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सेट द फादर, पिता ने कहे, टू हिज सन, अपने पुत्र को, हु वॉज टेकिंग हिज MA एग्जामिनेशन दैट ईयर। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, लिखा हुआ, नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स बट
सी विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग। ओके, इस स्टेटमेंट में मैं आपको बता दूं कि आप देख पा रहे होगे कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये एक लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो कराता है। क्या कराएगा? लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉट ओनली के बाद ये सब्जेक्ट है ना सी, सी से पहले ही क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। चूंकि हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो कराया जाता है। गो टू द पिक्चर्स बट विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर फ्रेंड, सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग। और इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 1 से लगा के और 51 नंबर क्वेश्चंस तक पढ़ा। और ये बुक है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। कौन सी बुक है? अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। और ना बल्कि इंडिया का एक टीचर, बल्कि हर एक टीचर, इंडिया के हर एक टीचर्स, जितने भी प्रेस्टिजियस टीचर्स हैं, जितने भी फेमस टीचर्स हैं, या जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का यही ओपिनियन है, यही राय है, यही मत है, यही रुझान है कि अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन इंडिया that are indispensable for the examination of English, in whichever exam we have to take the competitive English। उन सारे ही एग्ज़ाम्स में ये जो बुक है ना बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम नीड ऑफ द आवर है। ओके, तो आप प्लीज़ इस सेशंस को शुरू से लेकर और अंत तक देखें और एक एक बारीकियों को समझें जो भी बताया जा रहा है। ओके, अगर कम एक्सप्लेनेशन कम पड़े तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं अपने साइड से अपना 100% दे पाऊँ। ओके, हालांकि मैं ट्राई तो कर ही रहा हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।